दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सीरीज का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर का नाम है मामला लीगल है। ऐसा नाम क्यों चुना गया है? ऐसा नाम इसलिए चुना गया है बिकॉज इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट लीगल प्रोविजंस जिनको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो ऑफिशियल्स नियुक्त किए गए उनके द्वारा किस प्रकार से डिफरेंट लीगल प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश पर उनके शासन को और मजबूत और विस्तार दोनों ही प्रदान किया गया। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इन लेक्चर सीरीज को बनाने के लिए जिन सोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है उसमें स्पेक्ट्रम की बुक, एनसीईआरटी, लूसेंट के फैक्ट्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन और साथ ही साथ बीपीएससी पीवाईक्यू को इस्तेमाल करते हुए इसके जो भी फैक्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को उस अकॉर्डिंग ही कॉम्प्रिहेंसिवली और क्रिस्प वे में डिजाइन किया गया है। ये लेक्चर सीरीज यूजफुल होगा बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो सीसी यानी कि जिसको सिविल सर्विस एग्जाम भी कहते हैं, टीआरई टीचर रिलेटेड एग्जाम, एडीयू एग्जाम या कोई और भी एग्जाम जो बीपीएससी आयोजित करती है। इसके साथ बीएसएससी के द्वारा जो सीजीएल की परीक्षा होती है, +2 लेवल की एग्जाम्स होते हैं, बिहार एसआई और बिहार और इंडिया लेवल पर जो भी मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अभी पुराने 2 लेक्चर्स की, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ये जाना कि किस प्रकार से ब्रिटिश सभी यूरोपियन पावर्स के साथ भारत में एंट्री लेती है और किस प्रकार से वो एक एक करके सभी यूरोपियन पावर्स को हराते हुए अपने आप को अल्टीमेट यूरोपियन पावर के तौर पर स्टैब्लिश करती है। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश अब इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है और किस तरीके से वो सबसे पहले जो सेंट्रल अथॉरिटी थी मुगल्स उसको सबड्यू करती है, फिर मराठास को वो जो है कंट्रोल करती है उस पर, और फिर जो कुछ रीजनल स्टेट्स जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में हो, चाहे वो हैदराबाद, बंगाल, मैसूर ये सब थे, इन सबको एक एक करके वो अपने अंडर या उनके एरियाज को, टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए ब्रिटिशर्स अब भारत पर एक अच्छा कंट्रोल प्राप्त कर चुकी है। जब वो भारत पर कंट्रोल प्राप्त करती है तब वो अपने असली एजेंडे को लागू करने का प्रयास करती है। क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स, जब मैं ब्रिटिशर्स बोल रहा हूँ तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जी हाँ, ये कंपनी क्या है? ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका काम क्या है? जिसका काम है व्यापार करना और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी तक मतलब जिस समय, जिस टाइमलाइन की जिस मुहाने पर अभी हम खड़े हैं लेक्चर सीरीज में, उस समय तक ये ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर ही है और ये इंटरनल पॉलिटिक्स की कमियों का फायदा उठाते हुए ये क्या करती है, ये धीरे धीरे जो है अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जैसा बनती जा रही है। और लेटर ऑन आप देखेंगे भी कि ये पूरी की पूरी भारत के अंदर एक जो है न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनती है बल्कि सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी बन जाती है। तो अगर हम इस पूरे सफर को समझने का प्रयास करें तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश आखिर भारत पर रूल कैसे कर पाती है। एक ट्रेडिंग कंपनी जो है ब्रिटिश, बेसिकली अभी हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कह रहे हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत पर रूल कैसे कर पा रही है? ये इसलिए कर पा रही है क्योंकि इसके पास क्या है, तो इसके पास है इफिशिएंट ऑफिशियल्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ये ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं? ये ऑफिशियल्स ऐसे लॉज बना रहे हैं, न केवल बना रहे हैं बल्कि उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इस इम्प्लीमेंटेशन के चलते ये जो पूरा का पूरा जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, जो कि बिल्कुल आज के जैसा तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन वो जो लॉज बन रहे हैं और उनको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, फिर इस इम्प्लीमेंटेशन के चलते वो अपनी मूल भूमि जो वो यूरोप यूरोप से आए थे वहां से हजारों किलोमीटर दूर स्थित एक नए भूभाग पर न केवल कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि उस वहां की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूज, एक्सप्लॉयटेशन जो भी कह लीजिए आप वो कर पाते हैं। तो आइए हम इस पूरे सीरीज में हम देखेंगे कि ये जो ऑफिशियल्स, जो इफिशिएंट ऑफिशियल्स हैं जिनके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कर पाने में सफल होती है, वो डिफरेंट ऑफिशियल्स कौन कौन थे। उन ऑफिशियल्स के टाइम कह सकते हैं, उनके जो भी उनका कार्यकाल रहा, टेन्योर रहा, उस टेन्योर के दौरान उन्होंने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए या कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। ये लेक्चर जो करंट है हमारा लेक्चर नंबर थर्ड, और इसके बाद लेक्चर नंबर फोर्थ, ये 2 लेक्चर्स के अंदर हम सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय, इन सबको हम कवर करेंगे। और एक तरीके से कहिए तो ये आपका समरी हो जाएगा पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे पहले गवर्नर के साथ तो हम बंगाल के गवर्नर को देखेंगे, देन आफ्टर वहां से करते करते मतलब तकरीबन कह लीजिए तो बैटल ऑफ प्लासी से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, जिसके बाद की पहले गवर्नर बनेंगे रॉबर्ट क्लाइव। फिर उसके बाद से होते होते लास्टली हम 1947 में आएंगे, जब अंतिम वॉइसरॉय या कह लीजिए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिनको हम गवर्नर जनरल भी दोबारा से बोलते हैं, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। वहां तक की पूरी यात्रा को हम देखेंगे। तो ये दो लेक्चर, ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से क्विक समराइजेशन करेगा आपके पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो किस प्रकार से भारत में ब्रिटिशर्स अपने पावर स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, तो इसमें आप कुछ पोस्ट का नाम अक्सर आप देखते हैं, और हम न केवल इन नामों को पढ़ेंगे बल्कि इन नामों का जो है, इन ये जो भी सारे पोस्ट हैं ये कब क्रिएट हो रहे हैं, किन एक्ट से क्रिएट हो रहा है, कब वो नाम बदल रहा है, इन सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले जो टर्म आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स में, वो सबसे पहला शब्द होता है गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये पद जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है जैसे ही आपका बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी के तुरंत बाद जो है ये पद एग्जिस्टेंस में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी पद को फिर अपग्रेड किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। ये जो अपग्रेडेशन होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये अपग्रेडेशन होता है एक एक्ट के तहत, जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1770। एंड आफ्टर दैट ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को फर्दर रीनेम किया जाता है एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये किस एक्ट से किया जाता है? ये एक्ट से किया जाता है चार्टर एक्ट से, 1833 के चार्टर एक्ट से। आफ्टर दैट लास्टली इसी पोस्ट को, गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है, इसको फिर हम लोग फर्दर वाइसरॉय कहते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होता है ये होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, जब 1857 की क्रांति होती है। ध्यान रखिएगा, वाइसरॉय जब हम कह रहे हैं किसी को, तो इसके साथ एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कभी कभी, कि जब वाइसरॉय का पोस्ट बनता है तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल के पोस्ट का क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक ही पर्सन है, वो वाइसरॉय भी है, वो गवर्नर जनरल भी है। वाइसरॉय जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि वो डायरेक्ट किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि वहां के जो किंग है उनका। और जब वो गवर्नर जनरल पोस्ट हम कह रहे हैं तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है? वो कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या है, वो सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल है। तो व्यक्ति एक ही है बट दो अलग अलग जो है मतलब कि पदों के साथ में, या दो पद नाम के साथ में, दो पोस्ट के साथ में हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि वॉइसरॉय कहने से जो है वो डायरेक्ट क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश किंग के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, इस कारण से ये शब्द जो है वो अधिक महत्व का हो जाता है। और इसी कारण से वॉइसरॉय शब्द का ही जो है अधिक उपयोग 1858 के बाद से जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से राज्यपाल का पद है, जैसे गवर्नर होते हैं और साथ ही साथ वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं, बट हम जो भी व्यक्ति उस पद को धारण करते हैं हम उनको सामान्य तौर पर राज्यपाल या गवर्नर ही कहना प्रेफर करते हैं। बट वो सेम व्यक्ति ही चांसलर भी होता है सारी स्टेट यूनिवर्सिटी का। तो कुछ इसी प्रकार का चीज है। तो यहाँ पे भी सेम व्यक्ति गवर्नर जनरल है और सेम ही व्यक्ति वाइसरॉय भी है, बट हम वाइसरॉय के नाम से उनको संबोधित करेंगे बिकॉज ये जो डिनोट, इससे जो चीज डिनोट हो रहा है वो ज्यादा वैल्यू वाला है। दैट मीन्स कि डायरेक्ट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कहला रहा है क्राउन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो चार डिफरेंट टाइप्स के हमने पद देखे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन सभी पदों पर सबसे पहली बार कौन कौन से व्यक्ति आइए। प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एरिया है, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ बंगाल की, तो सबसे पहले व्यक्ति जो गवर्नर ऑफ बंगाल बनते उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें तो पहले व्यक्ति जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद अगर हम देखें कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ध्यान रखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये ट्रांजिशन। ठीक है, हमने एक्ट्स भी देख लिया था। गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट है वो बनता है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट कब बनता है? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग कब? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद। और इसके बाद ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होता है? वाइसरॉय में। ठीक है, तो पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और वाइसरॉय का पोस्ट किससे आता है?
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850। छोटे छोटे फैक्चुअल चीजें हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब डिटेल में देखते हैं हर एक पोस्ट पर जो भी डिफरेंट व्यक्ति आए और उन ऑफिसर के टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हिस्ट्री के दौरान होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल की। ठीक है, अगर हम गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करें और इसके टाइम लाइन को देखें तो जैसा कि मैंने बताया था पोस्ट क्रिएट होता है पलासी के युद्ध में, और ये पोस्ट कब तक रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट तक। तो सबसे पहले व्यक्ति जो इस पोस्ट को हिल्ड करते हैं उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट क्लाइव के साथ मैंने लिखा है फर्स्ट टेन्योर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव इस पोस्ट पर आने वाले पहले व्यक्ति थे और साथ ही साथ इसी पोस्ट पर आने वाले वो तीसरे व्यक्ति भी थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इस पोस्ट पर आने वाले वो तीसरे व्यक्ति भी थे। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले हैं, उसके बाद अगले पे कौन आएंगे, वेंसी टार्ट आएंगे। ठीक है, जिनका टेन्योर 60 से 65 1760 से 1765 तक होगा। देन आफ्टर फिर उसके बाद कौन आएंगे, फिर रॉबर्ट क्लाइव ही आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोग को, क्योंकि नाम का रिपीटेशन हो जाता है इसलिए इस बीच में नहीं रखा हूं मैं इसको। इनका टेन्योर था, ये फर्दर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से वेरेलस्ट आते हैं। देन आफ्टर फिर कर्टियर आते हैं 1769 से 72 तक। एंड देन आफ्टर लास्टली वॉरेन हेस्टिंग्स इस पोस्ट पर 1 साल रहते हैं। 1 साल क्यों, क्योंकि इसके बाद इस पोस्ट का नाम ही बदल करके क्या हो जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर हम एक एक के टेन्योर के दौरान हुए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखें तो सबसे पहले तो ये पोस्ट का क्रिएशन ही रॉबर्ट क्लाइव के साथ है, तो ये पहले व्यक्ति हैं। तो सुपरलेटिव क्वेश्चंस अगर आता है इस तरीके का तो यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा आप कि जो इनका जो थर्ड कार्यकाल है वो ऐसे ही नहीं आया है। बेसिकली उस थर्ड कार्यकाल से पहले एक युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में और ये कुछ ही दिन का वॉर था। लेकिन अगर आप देखिएगा तो इसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और अगर आप इसके टाइमलाइन को देखिएगा तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है अगस्त के महीने में, अगस्त 1765 में होती है। 2 बार हुई थी जो कि हम लोग पढ़े हुए 12 और 16 अगस्त को 65 में। तो तकरीबन 1 साल का टाइम देखिए लग जाता है वॉर खत्म होने के बाद ट्रीटी होने में। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जब वो लोग ये युद्ध को जीत जाते हैं तो वो चाहते हैं कि कोई बहुत अच्छा निगोशिएटर हो हमारे साथ जो कि बेस्ट डील निगोशिएट कर पाए। तो इसलिए वापस से रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से बुलाया जाता है, उनको वापस से गवर्नर जनरल बना के इस डील को निगोशिएट कराया जाता है। इसी कारण से इनको तीसरा जो है मतलब कि फिर से टेन्योर मिलता है। अगर नेक्स्ट बात करें वेंसी टार्ट की, तो इसके समय इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट था वो क्या था, वो था बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट वेरेलस्ट। वेरेलस्ट के टाइम पर वैसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, 1 आध 2 युद्ध है बट ऐसा कुछ अलग से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे कर्टियर है। कर्टियर के टाइम पर बंगाल में फेमाइन आया था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये फेमाइन छोटा मोटा फेमाइन नहीं था, इसका बहुत ही डीप सिग्निफिकेंस है। और वो डीप सिग्निफिकेंस ये है कि यही फेमाइन जो था वो काउज बना था किसका उस समय, सन्यासी रिवोल्ट। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के पीपल अपराइजिंग्स, जहाँ पे हम देखेंगे कि सन्यासी रिवोल्ट क्या है, वो किस क्षेत्र में हुआ था, कौन लोगों ने लीड किया था, इसका क्या पर्पस था। और कर्टियर के बाद नेक्स्ट कौन आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो बहुत बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम लोग अभी देखेंगे। अगर आगे देखें हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की, तो सबसे पहले तो ये जो है इनका जो टोटल टेन्योर है वो 1772 से 1785 तक रहा था, जिसमें कि वो 1772 से 1703 यानी 1 वर्ष के लिए एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल थे। एंड देन आफ्टर फिर 1773 में जो एक्ट आती है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद वो बन जाते गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो बंगाल के अंदर होता है जिसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इनके टाइम पर जो है जो ट्रेजरी था गवर्नमेंट का वो मुर्शिदाबाद से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, कलकत्ता। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चर्चा भी किया है और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुर्शिदाबाद जो शहर है उसकी को किसने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि कोलकाता शहर को किसने स्टैब्लिश किया। ये दोनों ही सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट आगे देखें तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस के तहत कई सारे नए वर्क्स होते हैं और उसी के तहत एक गवर्नर जनरल की काउंसिल बनती है जिसमें कि 4 मेंबर होते हैं और साथ में एक गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके अलावा इसी एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन के तहत ही कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है
ठीक है, ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो जिक्र है वो एक तो 1773 के एक्ट के में है, और लेकिन ये स्टैब्लिश कब हो रहा है, 1774 में हो रहा है। और इसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कब होगा, जब आजाद भारत हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया में। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जैसे जिस कोर्ट की बात होती है उसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं, जो कि आप 1935 के एक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट किस में है, रेगुलेटिंग एक्ट में है, एंड देन आफ्टर फिर आजाद भारत में। ठीक है, और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा नहीं था, इसका जुरिडिक्शन वगैरह भी काफी लिमिटेड था। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 जस्टिस थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और फर्स्ट चीफ जस्टिस जो कलकत्ता वाले सुप्रीम कोर्ट के बने थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, कई जगह पूछा गया है इसको। ठीक है, और ये 3 जस्टिस भी नॉर्मल नहीं थे, इन्हीं जस्टिस में से एक जो है वो एक बहुत ही महान व्यक्ति भी थे, जिनका काफी काम जो है वो डिफरेंट जगहों पर दिखता है। इन्हीं जस्टिस में से थे जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो है विलियम जोन्स। वो भी वन ऑफ द जस्टिस थे, जिनके बारे में कि अभी हम आगे देखेंगे कि कई सारे उन्होंने जो है मतलब कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का अगर हम लोग देखें उसके बारे में, तो उसमें उनका काफी योगदान है। अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में लिटरेरी एंड कल्चरल वर्क्स की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इंडिया की उस समय की हिस्ट्री के स्टडी के लिए इसको बनाया गया था कि इसका हिस्टोरिकल वैल्यूज क्या है। ठीक है, इन सब चीजों को, और इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है, विलियम जोन्स को, जो कि वन ऑफ द जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता की। और ये कब बनता है, 1784 में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम बात करें तो इसी दौरान जो है अगर बात करें तो कुछ ट्रांसलेशन वर्क्स भी हुआ था। ठीक है, जिसमें कि मनुस्मृति जो था उसका ट्रांसलेशन किया गया था संस्कृत से इंग्लिश में। और ये ट्रांसलेशन किनके द्वारा हुआ था, तो ये भी हुआ था विलियम जोन्स के द्वारा। और टेन्योर किनका था, वारेन हेस्टिंग्स का। और जो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया गया था, तो इंग्लिश वर्जन का नाम था, ये भी कभी पूछ देता है, ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। ठीक है, और ये ईयर था 1770 में। और उसके बाद फिर सेम विलियम जोन्स के द्वारा ही जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था 1789 में। तो ये कभी कई दफे पूछा भी जाता है कि कुछ बुक्स दे दिया जाता है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन का, पूछा जाता है कि किसने किया था उसको। उसके अलावा भागवत गीता का भी इंग्लिश में इसी दौरान ट्रांसलेशन होता है। ये करने वाले एक नए व्यक्ति जिनका नाम है चार्ल्स विल्किंस, 1780 में वो ये ट्रांसलेशन करते हैं। और इसी दौरान जो है वो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है ध्यान रखिएगा आप इसको, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ये पब्लिश होता है, जिसका नाम था बंगाल गजट। 1780 में पब्लिश होता है, और इसके पब्लिशर कौन थे, जेम्स अगस्टस हिक्की। ये नाम भी ध्यान रखें। और इसके अलावा एजुकेशन में बात करें तो इसी दौरान जो है वो फर्स्ट मदरसा खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, कलकत्ता में, और 17 में। ध्यान रखिएगा उस समय मदरसा खोलने के पीछे कारण क्या था, तो कारण था कि उस समय वो लोग पर्शियन को सीखना चाह रहे थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश से पहले जो भारत में सत्ता में थे वो थे मुगल्स, और मुगल्स के टाइम पर जो उनका कोर्ट लैंग्वेज था, मुगल एम्पायर के दौरान जो कोर्ट लैंग्वेज था वो ये पर्शियन ही हुआ करता था। तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस समय अवेलेबल थे, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड के हों चाहे दूसरे कम्युनिकेशन के हों, वो सभी किस में थे, पर्शियन में थे। तो ये मदरसा इसीलिए खोला गया था ताकि जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनको इस लैंग्वेज में ट्रेन किया जाए, और ताकि वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसको अच्छे से पढ़ सके, और ताकि चीजों का इस्तेमाल वो ब्रिटिश एम्पायर के फर्दर आगे बढ़ोतरी के लिए कर सके। ठीक है, अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम डिफरेंट वॉर्स की, ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंट पॉलिसी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, रिंग फेंस। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर इनके टाइम वॉर की बात करें तो इनके टाइम पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 से लेके 1782 तक, जिसमें कि मैंने बताया था आपको 2 ट्रीटीज होती है। ठीक है, एक थी ट्रीटी ऑफ वडगांव और एक था ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ट्रीटी ऑफ वडगांव को वॉरेन हेस्टिंग्स जो वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, फर्दर युद्ध होता है, और फिर लास्टली ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स एकदम इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इनके टाइम पर ही होता है। ठीक है, जिसके बाद फिर क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है। और ये इंपॉर्टेंट इनके समय में क्या है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, ये पॉलिसी के मेन आर्किटेक्ट कह लीजिए इनको था। पहले तो समझते हैं रिंग फेंस पॉलिसी क्या होती है। तो रिंग फेंस पॉलिसी होती है इस प्रकार से कि मान लीजिए सपोज कि ये आपका राज्य है। ठीक है, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, हम किसी जमीन के चारों तरफ रिंग फेंस लगा देते हैं ताकि कोई उसमें एक्सेस ना कर पाए, और कोई एक्सेस करना चाहे तो पहले उसको रिंग फेंस से होके गुजरना पड़ेगा, तब
उसमें एक्सेस करेगा। वैसा ही कुछ था ये। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर ये आपका खुद का टेरिटरी है तो हम क्या करेंगे, हमारे से जो एडजॉइनिंग स्टेट्स होंगे हम क्या करेंगे, हम उनको भी ए सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्यों करेंगे भैया, इसलिए करेंगे ताकि कोई अगर फॉरेन इन्वेडर आ रहा है किधर से भी, किसी भी साइड से, तो पहले तो वो हमारे एडजॉइनिंग टेरिटरीज पर हमला करेगा। तो अगर हम उन्हीं को अगर हम मिलिट्रीली स्ट्रांग रखेंगे तो क्या होगा, हम तक उनके आने की संभावना क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझे तो क्या हो रहा था, तो इंडिया में बंगाल जो था इस समय तक ब्रिटिशर्स का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। तो इन्होंने क्या किया, अपने बगल में अवध, ठीक है, ये दो स्पेलिंग है इसका, अवध। अब तो नॉर्मली इस तरीके से लिखा जाता है, बट ब्रिटिश स्टाइल में इस तरीके से लिखा जाता है। तो बंगाल के बगल में उन्होंने अवध को जो है एज ए रिंग फेंस यूज किया था, ताकि अगर कोई भी इन्वेडर इधर से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट अगर कोई भी इन्वेडर आ रहा है तो उसको पहले अवध से होके बंगाल में एंट्री करना होगा। अवध को इन्होंने क्या किया, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराया था। और यही पॉलिसी न केवल वारेन हेस्टिंग्स बल्कि इसके बाद के भी जो है आने वाले गवर्नर्स ने या गवर्नर जनरल ने फॉलो किया। वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं बंगाल के, वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका भी शासनकाल बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क से जो एसोसिएटेड है। और अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में जो अभी वर्तमान में जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे लैंड है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सब का कारण, या कह लीजिए बिहार की जो पॉवर्टी है या बड़ी आबादी जो एग्रेरियन है, इन सब के पीछे का एक कारण कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या था, तो उनके द्वारा लाया गया एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए पहले देखते हैं इनके टेन्योर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अगर देखें तो इनको भी दो बार टेन्योर मिला था। एक बार तो इनका टेन्योर प्रॉपर था 86 से 79 तक, 17 तक, और सेकंड टेन्योर बहुत छोटा था 1805 में, बिकॉज इसी में इनका जो है यहाँ पे डेथ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनको दफनाया जाता है कहाँ पर, गाजीपुर में। ठीक है, ध्यान रखिए, गाजीपुर यूपी में पड़ता है, वहीं पर इनका जो है इनको दफनाया गया है। ठीक है, और अगर इनके टाइम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कॉर्नवालिस कोड। एक पहली बार जो है प्रॉपर लॉ मेकिंग का एक एफर्ट किया गया था इनके समय पर। ठीक है, 1793 के अंदर। और इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर किया गया, मतलब अगर गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर्स को सेपरेटली डिवाइड किया गया था। तो इन्हीं के समय जो डीएम का पोस्ट होता था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनकी सारी जुडिशियल पावर्स को जो है वो अलग कर दिया गया था। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट है तो उसके नीचे एक तरफ डीएम होंगे। डीएम क्या देखेंगे भाई, ये देखेंगे एग्जीक्यूटिव को देखेंगे। ठीक है, और इसकी इन्हीं के समय में क्या किया गया था, जजेस का पोस्ट क्रिएट किया गया था, जो क्या देखेंगे, जुडिशियल फंक्शन देखेंगे। इवन इसी चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है इस चीज को फर्दर जो है मैंडेट किया गया अंडर आर्टिकल। बताइए आप लोग कौन सा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आधा लिख दे रहा हूँ और आधा ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा आर्टिकल है जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है। ठीक है, मैंने हिंट भी कर दिया है आधा। और इसके अलावा ये फेमस थे किस चीज के लिए, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कि जमींदारी या इस्तेमरारी जो है सिस्टम भी कहा जाता था। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज में परमानेंट सेटलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में भी अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा था कि मान लीजिए ये सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है, और यहाँ किसान है, फार्मर कह लीजिए, पीजेंट कह लीजिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तो एक मिडिल मैन नियुक्त किया उन्होंने। ठीक है, मिडिल मैन को क्या कहा गया, तो जमींदार कहा गया। और जमींदार के माध्यम से इन्होंने क्या किया, इस फार्मर या पीजेंट से इन्होंने टैक्सेशन लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेवेन्यू ऑफ द लैंड इज कलेक्टेड थ्रू मिडिल मैन, कौन था, जमींदार था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल क्या था, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल था कुछ इस प्रकार से कि मान लीजिए अगर टोटल रेवेन्यू 11 रुपए कलेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें से 10 रुपये जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा, कौन, जमींदार, और 1 रुपया कौन रख लेगा, जमींदार खुद अपने पास। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी ये बहुत ही रिग्रेसिव पॉलिसी सिद्ध हुई। क्यों सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूला इस प्रकार से था कि अगर 11 रुपए कलेक्ट हो रहा है तो जमींदार के खाते में आता है 1 रुपए। अगर मान लीजिए कि वो 110 रुपए कलेक्ट कर रहा है तो फिर क्या होगा, फिर यही डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 100 रुपये चला जाएगा गवर्नमेंट को और 10 रुपए चला जाएगा जमींदार को। तो हो क्या रहा था इस प्रोसेस में कि जमींदार जो है अधिक से अधिक खुद के हिस्से में रख सके चीजों को, तो वो क्या कर रहा था, उसने लैंड रेवेन्यू के लिए आर्बिट्रेरी जो है
तरीका अपनाया, आर्बिट्रेरी रेट उन्होंने लगा दिया कि भाई हम आपसे 1100 रुपये वसूलेंगे। क्यों 1100 रुपये वसूलेंगे भाई? क्योंकि 1000 हम गवर्नमेंट को दे देंगे और 100 रुपये हम अपने पास रख लेंगे। मतलब इसमें टैक्सेशन रेट फिक्स नहीं था, इसमें जमींदार के साथ में कंपनी का जो फॉर्मूला था वो फिक्स था। आम जनता के साथ कोई जो है सिस्टम या रेट ऑफ टैक्स फिक्स नहीं था, जिसके चलते कि सारा का सारा जो इसका रिपरकशन है या जो बुरा परिणाम है वो किस पे आया? आम किसानों पे। किसानों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई और आम जनता में भयंकर गरीबी छा गई। इसलिए आप देखिएगा कि जिस क्षेत्रों में परमानेंट सेटलमेंट था वहां आज भी बहुत गरीबी दिखती है। और उस टाइम पर आप अक्सर फेमाइन्स के बारे में जानिएगा, क्योंकि उनका सारा का सारा जो भी उपजाते थे वो सबका सब टैक्स भरने में ही चला जाता था। उनके पास कुछ बचता नहीं था। वो फिर फर्दर जो है अलग अलग मिडिल मैन से कर्ज लेकर के टैक्स भरते थे, नहीं भर पाते थे तो उनका लैंड चला गया। मतलब गरीबी और भुखमरी ये इन क्षेत्रों में जहां जहां भी परमानेंट सेटलमेंट है वहां पे बिल्कुल आम बात थी। अब देखिएगा कौन कौन से एरियाज था इसमें। इसमें आप देखिएगा कि बंगाल था, आज का बिहार, उड़ीसा, बनारस का क्षेत्र और नॉर्दर्न मद्रास का क्षेत्र। इस सिस्टम को प्लान किया था सर जॉन शोर ने, ठीक है। और ये उस समय के भारत का टोटल एरिया का 19% एरिया पर इसको लागू किया गया था। अगर हम ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी देखें तो कुल 3 तरीके के लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी सिस्टम जो है वो हमको देखने को मिलती है। एक बार अगर हम क्विकली इसको कंपेयर करके देखें तो ये तीनों सिस्टम का क्या नाम है? एक का नाम तो परमानेंट सेटलमेंट है, एक का नाम रैयतवाड़ी सेटलमेंट है और एक का नाम है आपका महालवाड़ी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये 19% एरिया पर था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में इसमें जमींदार को मिडिलमैन बनाया गया था, ठीक है। और जो कंपनी का शेयर था वो 10:11 था और जमींदार का शेयर क्या था? 1:11, ठीक है। तो इसमें पीजेंट को कितना टैक्स देना ये क्लियर नहीं था। मतलब जितना अधिक वो टैक्स इससे वसूलेंगे उसमें से जमींदार अपना हिस्सा उतना ही अधिक रखेगा और उसी अनुपात में फिर उसकी जो फिक्स फॉर्मूला है उसके तहत कंपनी को भी उतना ही अधिक पैसा जाएगा। रैयतवाड़ी में क्या था एक अच्छी बात? इसमें यह था कि इसमें डायरेक्ट जो है रैयतवाड़ी में जो रैयत वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है फार्मर। दैट मीन्स कि इस सिस्टम में सरकार ने डायरेक्टली जो था वो फार्मर के साथ में जो है उन्होंने जो है जो भी उनका कंडीशन था या कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने किया। ये सिस्टम 51% इंडिया में था। 1820 में इसको मुनरो ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। और ये बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस में लागू था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसका थर्ड सिस्टम था महालवाड़ी सिस्टम था। महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। दैट मीन्स कि विलेज के जो मुखिया होते थे डिफरेंट, जैसे मान लीजिए 4-5 विलेज है एक जगह पे, ठीक है। तो हर गांव में एक एक मुखिया है, वो चारों पांचों मुखिया मिलकर के आपस में तय करके कितना टैक्स लेना है नहीं लेना है वो करके और इसमें जो है वो टैक्स भरा करते थे। तो ये भले ही रैयतवाड़ी के जैसा इसको ठीक नहीं माने लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट से तो बेटर ही था। ये जो है 30% इंडिया पर ये सिस्टम लगा हुआ था। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने इसको जो है डिजाइन किया था। ये आपका गंगेटिक वैली यूपी में और पंजाब के क्षेत्र में ये सिस्टम था। अगर हम बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था गोलघर। जी हाँ, गोलघर पटना के गांधी मैदान के पास में स्थित है। ये गोलघर जो है वो बनाया गया था 1786 में, ठीक है। और इसका बनाने का मकसद क्या था? तो इस 1786 से थोड़े पहले ही 1770s में ही बंगाल में उसमें बहुत सारे फेमाइन्स आए हुए थे, तो ये बनाया गया था एज ए ग्रीनरी। आज ये बिल्कुल एक आर्किटेक्चरल साइट के जैसा अभी भी एग्जिस्ट करता है। और इसके आर्किटेक्ट थे जॉन गास्टिन, इसके आर्किटेक्ट थे। इस तरीके से बंगाल के जितने भी मेन जो गवर्नर्स थे वो कंप्लीट हो गए। और अब गवर्नर जनरल्स में अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा वॉरेन हेस्टिंग्स को, देन आफ्टर फिर कॉर्नवालिस को, और इनके बाद भी कुछ और गवर्नर्स आए, ठीक है। जैसे कि कॉर्नवालिस के बाद आते हैं जॉन शोर, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेलेस्ली, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी के बारे में जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ का जो है बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे वेलेस्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर देन जॉर्ज बॉर्लो है, फिर मिंटो वन है, हेस्टिंग्स है, ठीक है। ध्यान रखना वारेन हेस्टिंग्स एंड हेस्टिंग्स अलग अलग लोग हैं। फिर एमहर्स्ट है। तो जो गवर्नर जनरल का जो शासनकाल है जहां अधिक इंपॉर्टेंट है या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन अधिक आता है, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। अगर लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखें तो ये फेमस है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पॉलिसी के लिए जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस के तहत ये क्या करते थे? तो ये जो है अपने
जिस भी राज्य के साथ में सब्सिडी अलायंस साइन करते थे वहां पर क्या करते थे, वहां पर अपनी एक मिलिट्री यूनिट को तैनात कर देते थे। ठीक है, मतलब मिलिट्री यूनिट को तैनात कर देते थे। और सब्सिडी अलायंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहायक संधि। मतलब कि ये बेसिकली सहायता के नाम पर जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के इंटरनल पॉलिटिक्स को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते थे। या मतलब जिसके प्राइमरी कंडीशन में ये होता था कि आपको हम किसी फर्दर फॉरेन पावर के अटैक से बचाएंगे, बदले में मेरा एक यूनिट वहां आपके कैपिटल में स्टेशन रहेगा, उसका जो भी खर्च वगैरह रहेगा वो सब आपको वहन करना होगा। होता क्या था कि जो भी ऑफिशियल्स उनके कैपिटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तैनात किया जाता था, वो ऑफिशियल धीरे धीरे उसकी पॉलिटिक्स को समझता था, उसके इंटरनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने लगता था, और लेटर ऑन वो उस स्टेट पर कह लीजिए एक तरीके से तो वहां का जो है डिफेक्ट रूलर बन जाता था। ठीक है, अगर हम देखें सब्सिडी अलायंस के तहत डिफरेंट स्टेट जिन्होंने इसको ज्वाइन किया, ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है कौन से स्टेट से किस ईयर में किए, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले जो राज्य ने सब्सिडी अलायंस साइन किया था वो था हैदराबाद, जिसने 1798 में किया है। देन आफ्टर मैसूर और तंजौर ने किया था 1799 में। उसके बाद फिर अवध ने जो है 1801 में किया, फिर पेशवाज ने साइन किया 1802 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि होलकर्स जो थे उन्होंने, मतलब मैं जब पेशवा की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ मराठा कॉन्फेडरेसी की, जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो उस मराठा कॉन्फेडरेसी में टोटल 5 यूनिट्स थे, तो उसमें से होलकर्स ने जो है वो ज्वाइन नहीं किया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा इनके टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो है आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1799 में होता है, वो इन्हीं के टाइम पर होता है। और कलकत्ता के अंदर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज खोला जाता है। ठीक है, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनके ट्रेनिंग के लिए खोला गया था। ठीक है, उनको इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, इंडिया के बारे में यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया ताकि वो भारत में अच्छे से काम कर सके। तो ये चीज था। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो अगले गवर्नर जनरल बनते हैं उनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। इनके टाइम पर कुछ वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगले बनते हैं मिंटो, जिनके टाइम पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है। ठीक है, जो आप जान ही रहे हैं, विद राजा रणजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह के साथ में होता है। और इस ट्रीटी में जानने लगे यही बात है कि ये लोग क्या करते हैं, लोग सतलज नदी को जो है एक बॉर्डर बना लेते हैं कि इसकी एक तरफ पंजाब रहेगा और दूसरी तरफ ब्रिटिश रहेंगे। ठीक है, और ये नदी कौन सी है, सतलज। सतलज रिवर एज ए बॉर्डर काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ठीक है, अगर इनके टाइम पर बात करें तो इनके समय एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, एंग्लो नेपलीज वॉर हुआ था। ठीक है, 1814 से 1816 में। और इसी दौरान क्या होती है, सिगौली की ट्रीटी होती है। ठीक है, आज जो भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं इसी ट्रीटी से डिफाइन होता है। ठीक है, और जो कुछ कभी कभी न्यूज में सुनने में आता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है, तो बेसिकली नेपाल जो है वो इसी ट्रीटी के शर्तों को मानने से मना करता है। उसके बाद अगले जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये कि इनके टाइम पर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था 1824 से 1826 तक। ये छोटे छोटे फैक्ट्स जिसको आप जरूर से जरूर अपने नोट्स में शामिल कीजिए, क्योंकि इन सब फैक्ट्स के पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस है। और एंग्लो बर्मीज वॉर के खत्म होने के साथ ही जो एक ट्रीटी होती है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ यान्डबू। ठीक है, और ये कब होती है, 1820 में होती है। लॉर्ड हैमर्स के बाद अगले जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं विलियम बेंटिक। ध्यान रखना है विलियम बेंटिक का जो शासनकाल है वो है 18 से 18 तक। ठीक है, तो इस दौरान ये शुरू में तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते हैं, और बाद में इन्हीं के टाइम पर एक एक्ट आता है जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। ठीक है, वो एक्ट कौन सा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी इस पोस्ट को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो इस प्रकार से ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और इनके समय में अगर बात करें इंपॉर्टेंट वर्क की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एबोलिशन ऑफ सती एक्ट 1829 में। और इसी एक्ट का अल्टरनेट नेम है रेगुलेशन 17। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रेगुलेशन 17 क्या होता है। ठीक है, एबोलिशन ऑफ सती एक्ट। अगर हम बात करें सती के बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि सती प्रथा का जो फर्स्ट एविडेंस है वो कहाँ मिलता है हमको, तो वो हमको मिलता है 512
एडी का एक इंस्क्रिप्शन है। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? ईरान इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन को किसने लिखवाया था? इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था गुप्ता किंग भानुगुप्त ने। ठीक है, भानुगुप्त ने पहली बार यहाँ पे पहली बार जो है मतलब कि सती का होने का जिक्र मिलता है। एक्चुअली इनके एक मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था गोपराज। ठीक है, तो कहा जाता है कि गोपराज की जो वाइफ थी उसके द्वारा जो था सती का प्रैक्टिस जो है वो उस टाइम पर किया गया था। अगर हम बात करें इनके दौरान होने वाले बहुत सारे और सोशल रिफॉर्म्स की, जिसमें हम देख रहे थे सती प्रथा। ठीक है, तो सती प्रथा की हिस्ट्री को हमने समझ ही लिया। और इस सती प्रथा, ये जो मॉडर्न इंडिया में सती प्रथा को जो एबॉलिश किया, इसमें कुछ इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, जिसमें कि राजा राम मोहन राय जी बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है, बहुत ही महान व्यक्ति है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी हमने ऑलरेडी देख लिया, भानुगुप्त का इंस्क्रिप्शन था। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पर ठगी, ठीक है, ठगी को एबॉलिश किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो ठगी वर्ड है ये बना है ठग वर्ड से। ठीक है, और ठग वर्ड का मतलब आज के जैसा फ्रॉड वाला नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठगी इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। आजकल कहते हैं कि इससे ठगी कर लिया। उस समय में जो ठगी होती थी वो बेसिकली क्या होती थी? तो वो बेसिकली घुड़सवारों का एक समूह होता था। आप इसको डकैत बोल सकते हैं, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखिए डकैत्स बोल सकते हैं। एक मूवी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बेसिकली ठग्स से इन्हीं ठग्स के बारे में बताया गया है। तो ये डकैत के जैसे होते थे जिनका काम था कि वो संपत्तियां वगैरह लूट लेते थे, कभी कभी वो गरीबों में दान भी कर देते थे, जो कि रॉबिनहुड जैसा कुछ टाइटल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ठगी ऐसे जो मतलब कह लीजिए एक तरीके से कि ये लोग क्या थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक इशू क्रिएट करने लगे थे। तो इसी को इन्होंने जो है 1830 में एबॉलिश किया था। मतलब इन ठगों को पकड़ के इनको फांसी की सजा वगैरह दी थी, बड़ा ही ब्रूटल पनिशमेंट जो दिया था। इसके लिए उन्होंने एक ऑफिशियल थे जिनके नेतृत्व में इन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया, उनका नाम था स्लीमैन। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्हीं के समय में एजुकेशन का रिजोल्यूशन आया था 1835 का। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में, विलियम बेंटिक के बाद जो अगले गवर्नर जनरल बनते हैं उनका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। को जिस उपनाम या जिस टाइटल के साथ जाना जाता है वो बोला जाता है इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है? सब चलिए इसको देखते हैं। तो चार्ल्स मेटकॉफ का जो शासनकाल है वो 1835 से 36, बहुत ही छोटा सा शासनकाल है। इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस बोलते हैं क्योंकि इन्होंने उस समय एक नया प्रेस एक्ट लाया था 1835 में। ठीक है, और उस एक्ट के थ्रू इन्होंने कई सारे प्रेस रिलेटेड जो है रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, जिसके तहत की कई सारी जो थी मतलब ऑपरेशनल फ्रीडम मिला था जो लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस। उस समय ब्रिटिश काल में एक शब्द इस्तेमाल था वर्नाक्यूलर, जिसका कि आजकल हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, बट क्या रीजनल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे उनको बहुत सारी ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया था। चूंकि लाइसेंसिंग एक्ट एक आया था 1823 में, इसके तहत कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे प्रेस की एक्टिविटी पर। ठीक है, उन रिस्ट्रिक्शंस को इन्होंने 1835 में इन्होंने अपने एक्ट को ला करके उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया था, इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल है हमारे लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल की बात करें तो 1836 से 1802 तक है। इनके टाइम पर जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है 1839 से 1842 तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक सड़क होती है जिसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड, इनको की शॉर्ट में हम लोग जीटी रोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या किया था, इसको इन्होंने जो है एक तरीके से कहिए तो अ, आप इनका इसको इन्होंने एक तरीके से पक्कीकरण कराया था इसको, और इसको रिवाइव किया था इस रोड को, और इसका एक नया नाम भी जीटी दिया गया था। ठीक है, इसके पहले इसी सेम रोड का नाम जो था वो था सड़क के, और इस सड़क को ओरिजिनली किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इन्होंने सिर्फ उसका मॉडर्नाइजेशन किया, और उन्होंने ये कहां से कहां तक बनाया था? तो चटगांव करके एक जगह है बांग्लादेश में, वहां से लेकर के काबुल तक ये रोड ओरिजिनली थी, बट अभी जो है ये जीटी रोड के नाम से है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगले जो है हमारे गवर्नर जनरल हैं एलन, 1842 से 1844 तक। इनके टाइम को जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो है एक तो मर्जर ऑफ सिंध, ये काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में। 1843 में जो है ये मर्जर हुआ था। ठीक है, और इस मर्जर में इंपॉर्टेंट रोल जिस ऑफिशियल ने प्ले किया था वो नेपियर। पीपीएससी में भी पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा इन्हीं के टाइम पर स्लेवरी का ऑफिशियली एंड हो गया था, मतलब आप जो है खुलेआम जो है किसी को अपने यहाँ गुलाम के तौर पर नहीं रख सकते हैं।
और स्टूडेंट और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके लिए भी बहुत ही खुशखबरी की बात है कि संडे की जो हॉलीडे जो हम लोगों को मिलती है, क्योंकि मैं भी खुद भी एएसओ के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, तो संडे की जो हॉलीडे है वो भी इन्हीं के टाइम पर, यानी एलन बरो के टाइम पर ही ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगले हैं लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड हार्डिंग वन वीक एल जी, फर्स्ट वीक एल जी। इसके बाद सेकंड इसी नाम के दूसरे ऑफिशियल भी आएंगे। इनके टाइम पर जो इंपॉर्टेंट हुई है, फर्स्ट तो इनके टाइम पर एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से 46 में, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने कैनाबलिज्म यानी कि नरबली पर इन्होंने बैन लगा दिया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो है वो है लॉर्ड डलहौजी। ये पूरी सीरीज खत्म होने के बाद मैं आपको एक ट्रिक भी कोशिश करूंगा बताने की, ताकि आपको याद रह पाए डिफरेंट गवर्नर जनरल का। वैसे आप लोग चाहें तो गूगल वगैरह के माध्यम से भी इस चीज को आप लोग खोज सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको चाहिए ट्रिक, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 4 के अंत में मैं कोशिश करूंगा कि उस ट्रिक को भी आपको मैं बताऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेके आए थे जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है। तो इस डॉक्ट्राइन के तहत क्या था कि अगर कोई भी देसी जो है शासक है, रूलर है, अगर वो कोई नेचुरल या बायोलॉजिकल मेल हेयर के बिना ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसका कोई बेटा नहीं होता है, तो कहा जाता है कि वो जो प्रिंसली स्टेट है वो जो ना वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा दैट मीन्स कि वो ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा, ठीक है। और यही कारण बना था, इसके चलते क्या हुआ कि जो है जो भी राज्य को मिलाया जाता था, तो उस राज्य के जो भी बाकी लोग थे वो लोग जो है विद्रोह कर दे रहे थे। अगर हम लोग इसमें देखें कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत किन किन राज्यों को एक साथ मिलाया गया, अगर उनकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी के देखें, तो ये था आपका सबसे पहले 1848 में सतारा को, 1849 के अंदर जो है संबलपुर को, 1849 में जैतपुर को भी, 1850 में बघात को, 1852 में उदयपुर को, उसके बाद फिर 1853 में झांसी को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आएंगी, और 1854 में नागपुर को। तो इसको याद करने का एक ट्रिक ये है कि SSJ, ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो भुजनाग, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, इसको आप ऐसे लिख लो भुज, ऐसे याद कर लो SSJ भुज नाग, नाग फॉर नागपुर, बी से हो गया बघात, यू से हो गया उदयपुर, JH से हो गया झांसी। तो SSJ भुजनाग करके एक छोटा सा ट्रिक जैसा आप याद रख सकते हो, ताकि एटलीस्ट आपको नाम याद हो, ठीक है। इसी ऑर्डर में हुआ है तो मोटा मोटी आपको ईयर का भी अंदाजा लग जाएगा। उसके अलावा अगर देखें डलहौजी के टाइम से, तो अवध को जो है वो इनेक्स कर लिया था 1856 में ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक है। और इस बहाने के साथ में जो है ये मतलब कि वाला जो स्टेट है ये एकमात्र अवध था जिसको कि मॉल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर जो है वो मिला लिया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिससे मिला लिया गया। तो उस टाइम पर वहां के नवाब थे वाजिद अली शाह, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर बात करें इनके टाइम पर होने वाली वॉर की, तो इनके समय में वॉर हुआ था, सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था। और इस वॉर का सिग्निफिकेंस क्या था कि पंजाब को मर्ज कर लिया गया ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत। इसके साथ ही इस समय पर सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर भी हुआ था 1852 से 53 तक, जिसमें कि लोअर बर्मा और पेगू को जो है वो भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि बर्मा के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो बर्मा जो है वो भारत का पार्ट रहा है, ठीक है, इंडियाज पार्ट रहा है। कब से कब तक रहा है, तो 1885 में फुली इंडिया का पार्ट बन जाता है, और 1935 तक यानी कि लगभग 50 वर्षों तक भारत का एक राज्य के जैसा था बर्मा, ठीक है। बर्मा जिसको कि आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग ये फैक्ट। उसके अलावा अगर हम देखें तो डलहौजी का शासनकाल अन्य भी कई कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854 में। ध्यान रखिएगा ये सब एक्ट इतने रिलेवेंट है कि इन सब एक्ट को भी हाल के कुछ वर्षों में जाके जो है भारत सरकार ने नई एक्ट लेके आई है, वरना यही एक्ट 150 200 सालों से, मतलब इस समय के जो एक्ट्स बने वो काम कर रहे थे। तो इसी के एक्ट के तहत क्या हुआ था कि टेलीग्राफ की लाइन बिछी थी 4000 माइल्स तक, ठीक है। टेलीग्राफ एक तरीका होता था, ठीक है, जिसके थ्रू जो है मतलब कि जो है संदेशों को हम लोग भेजा करते थे, ठीक है। और ये लाइंस कहाँ से कहाँ बिछी थी, कलकत्ता से बम्बई के बीच, कलकत्ता से मद्रास के बीच, और कलकत्ता से पिशावर के बीच, क्योंकि भारत का जो हेडक्वार्टर है या उसका जो इम्पोर्टेंट सीट था वो कहाँ पर था, कलकत्ता में ही था। तो इस कारण से जो भी डेवलपमेंट है वो कलकत्ता उसके सेंटर में है।
और इसी दौरान जो वुड्स डिस्पैच भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ब्रिटिश ने जो भारत में अपने एजुकेशन पॉलिसीज को डिजाइन किया है, वो इसमें इस पर्टिकुलर जो है कह लीजिए एक तरीके से इनेक्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। वुड्स डिस्पैच जो था, इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स, उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी थी जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किए थे भारत में किस प्रकार से एजुकेशन हो, प्राइमरी एजुकेशन कैसा होगा, सेकेंडरी एजुकेशन कैसा होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग कैसी होगी, सबका इसमें बहुत ही डिटेल्ड जो है प्रोविजन दिया गया था। इसके अलावा इसी के दौरान जो रेलवे मिनट्स जो है, ठीक है, मतलब प्रोविजन ऑफ रेलवे बनाया गया, उसी के तहत जो 1853 में बॉम्बे से थाने तक भारत की पहली रेल जो है वो चली थी, ठीक है। और अगर बात करें बॉम्बे में अगर पूछेगा कौन सी जगह थी, तो उस जगह का नाम था बोरी बंदर, ठीक है, जिसको कि आज हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको आज हम लोग बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से उस स्टेशन को आज हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है प्रोविंसेस में खुला गया था इन्हीं के समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। जितने भी मैं बात बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या क्या हुआ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में आता है, तो इस सबको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो है वो 18 से लेके 62 तक है, ठीक है, जिसमें कि वो शुरुआत में जो है कुछ समय तक गवर्नर जनरल के तौर पे रहते हैं और फिर बाद में वो वाइसरॉय कम गवर्नर जनरल, ठीक है, ध्यान रखिए गवर्नर जनरल का पोस्ट डिलीट नहीं हुआ था, वो भी एग्जिस्ट कर रहा था, को एग्जिस्ट कर रहा था, बट वाइसरॉय जो नेम है वो क्या है, वो हाई स्टेचर अधिक वैल्यू वाला है, इसलिए वाइसरॉय से हम उनको संबोधित करते हैं। तो शुरू के 2 वर्ष तो वह एज ए गवर्नर जनरल रहे ऑफ इंडिया, एंड देन आफ्टर फिर वाइसरॉय कम गवर्नर जनरल रहे। इन्हीं के समय में महान जो है 1857 का रिवोल्ट होता है, ठीक है। साथ ही साथ इनके समय में ही यूनिवर्सिटीज बनती है तीनों उस समय के बड़े शहर में, महानगरों में, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 1857 में ही। और एज ए रिजल्ट ऑफ 1857 का रिवोल्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया जाता है और ऑडिटर जनरल का पोस्ट को क्रिएट किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज है कि इन्हीं के समय में जो मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर, इसके पोस्ट को भी जो है समाप्त कर दिया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंतिम मुगल एम्परर भारत के कौन थे। अब हम लोग बात करते हैं इस तरीके से 1858 का जो एक्ट आता है उसके तहत भारत में एक नया पोस्ट क्रिएट हो जाता है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जिसको सबसे पहले हेड करते हैं कैनिंग, उसके बाद अगले बनते हैं एल्गिन, उसके बाद अगले बनते हैं जॉन लॉरेंस, उसके बाद मेयो, उसके बाद नॉर्थब्रिक, उसके बाद लेटन, उसके बाद रिपन। मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जैसा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा, सारे ही जितने भी जो है गवर्नर जनरल्स हैं, जितने भी वॉइसरॉयज हैं, ठीक है, इनके ऑर्डर को याद रखने का ट्रिक अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैनिंग का शासनकाल ऑलरेडी हमने देख लिया, अब अगला है हमारे लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, 1862 से 63। इनका शासनकाल में 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वो क्या है, एक तो आपका है बहावी मूवमेंट है, और जिसके अंदर क्या है आपका पटना जो है वो मेजर सेंटर है, ठीक है। जब लोग डिफरेंट पीपल अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे बहावी मूवमेंट क्या था, उनका क्या पर्पस था, कौन उनके लीडर्स थे, फाइनली इस मूवमेंट से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या क्या अचीव हुआ। देन आफ्टर फिर अगले हैं जॉन लॉरेंस, 1864 से 69 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके समय में बात करें तो सबसे पहले हाई कोर्ट्स जो था कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के अंदर जो 1865 में खुलता है, ठीक है। अफगानिस्तान के लिए एक पॉलिसी बनती है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। दैट मीन्स क्या है इसमें देखिए तो, एक वर्ड है मास्टरली और एक वर्ड है इनएक्टिविटी। दैट मीन्स की इनएक्टिविटी दिखानी है बट किस वे में, मास्टरली यानी कि बहुत ही सोच समझ के, ऐसा लगे कि कुछ इनएक्टिव है, हम उसके लेके कोई जो है हमारे अंदर कोई, हम उसको लेके कोई बहुत ज्यादा प्रेफरेंस या बहुत ज्यादा एक्टिविटी उसको लेके नहीं है, बट ये सिर्फ दिखाने के लिए, बट अंदर ही अंदर हम प्रॉपरली नजर बनाए हुए हैं उस पर। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी किससे कनेक्टेड है, तो अफगानिस्तान इसका जवाब हो जाएगा। किसके टाइम पर इसको बनाया गया था, तो जॉन लॉरेंस इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर एक फेमाइन कमीशन भी बनाया गया था, जिसके की चेयरपर्सन कौन थे, हेनरी कैम्पबेल, और इसी कारण से इसको कैम्पबेल कमीशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कैम्पबेल कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, तो वो फेमाइन से जुड़ा। नेक्स्ट अगले हैं हमारे लॉर्ड मेयो, 1869 से लेके
1872 तक। इनके टाइम पर जो है कुछ नए डिपार्टमेंट्स बनते हैं, जिसमें कि आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, कॉमर्स डिपार्टमेंट था। ये एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट इन्हीं के टाइम पर स्टैब्लिश होते हैं। एक मेयो कॉलेज है अजमेर में इन्हीं के नाम पर, वो इन्हीं के टाइम पर खुला था, ठीक है। और इन्हीं के समय पर फर्स्ट सेंसस हुआ था। ऑल्दो रेगुलर सेंसस वहां से शुरू नहीं हुआ था, याद रखिएगा। इंडिया का जो था फर्स्ट सेंसस वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, रेगुलर सेंसस जो था वो बाद में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब रेगुलर सेंसस बोलने से मतलब क्या है, सेंसस हर 10 साल के अंतराल पर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बट जो फर्स्ट सेंसस था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। जो रेगुलर सेंसस था वो 1881 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर रेगुलरली होने लगा 18 में, ठीक है, फिर 1901 में, ऐसे होते होते फाइनली जो था 2011 में लास्ट हुआ था। और अभी जो हमारा 2000 इसमें अगला होने वाला है, या बेसिकली इसका सेंसस का प्रोसेस चल रहा है। जो फाइनल जो इसका आउटकम है वो 2027 में आने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2027 में जो सेंसस है वो कौन से नंबर का है, ठीक है, टोटल में कितने नंबर का है वो सेंसस। अगर बात करें अगले गवर्नर जनरल की, तो वो है नॉर्थ ब्रुक के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नेटिव मैरिज एक्ट, चूंकि नाम क्या मैरिज है, दैट मीन्स की मैरिज से रिलेटेड था, इसके तहत पोलीगैमी को बैन कर दिया गया था। उस समय की सोसाइटी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सब में पोलीगैमी थी। एक व्यक्ति कई महिलाओं से विवाह कर सकते थे और वो बहुत सामान्य समझा जाता था। बट इस एक्ट के बाद इसको बैन कर दिया गया था। साथ ही साथ महिलाओं और पुरुषों के विवाह के लिए मिनिमम एज को भी डिसाइड किया गया था। गर्ल्स के लिए था 14 ईयर्स और बॉयज के लिए था 18 ईयर्स। इन्हीं के समय में रिविलियन हुआ था, कुका रिविलियन, पंजाब में, ठीक है, 1872 में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड लेटन, ठीक है। लॉर्ड लेटन के टाइम पर देखेंगे तो इनके टाइम पर फेमाइन आया था कई जगहों पर, मद्रास, बॉम्बे, मैसूर और हैदराबाद। लॉर्ड लेटन एक तरीके से बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थे, ठीक है, और ये काफी एंटी इंडियन इनका जो है आउटलुक था, तो इनके कई सारे कामों में दिखता भी है। तो इनके टाइम पर क्या थे कि मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद के अंदर जो है फेमाइन आया था। और इन फेमाइंस के बाद एक कमीशन बिठाया गया था जिसका नाम था स्ट्रैची कमीशन, ठीक है। तो रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में ये कमीशन 1878 में बनता है, और इसी कारण से इस कमीशन को स्ट्रैची कमीशन भी कहते हैं। इन्हीं के टाइम पर फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा था। फर्स्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टोटल 3 दिल्ली दरबार लगे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये तीनों दिल्ली दरबार कब कब लगे एक बार ईयर देख लेते हैं। 1877 में एक बार लगा है, ठीक है, दूसरा दिल्ली दरबार लगा 1903 में लगा है, और तीसरा कब लगा 1900 में लगा, ठीक है। इस दिल्ली दरबार के अंदर क्या होता है, क्वीन विक्टोरिया को एक टाइटल दिया था कैसरे हिंद की। कैसरे हिंद दैट मीन्स इम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की भी वो क्वीन बन गई। इनके टाइम पर एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव लॉ आया था जिसने उस समय बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी किया था, उसका नाम था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस के प्रेस, जो भी अखबार, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स जो भी थे, उन सब पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था, जिसके चलते कि उस समय कई सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स थे, वो उन्होंने रातों रात अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ट्रांजिट कर लिया था, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर आर्म्स एक्ट भी आया था 1878 का। उसके बाद देखेंगे हम लोग तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन जितने ही जो है रिस्ट्रिक्टिव एंटी इंडियन थे, रिपन को उतना ही प्रो इंडियन माना गया। इन्होंने कई सारे छोटे छोटे सुधार भी भारतीय सोसाइटी के लिए, इंडियन उस समय की इंडियन मीडिया, जो भी हमारी सिविल सोसाइटी थी, उन सब के लिए कुछ अच्छे काम किए थे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने जो उस समय का एक काला कानून था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको रिपील कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे, लिटन लाया था, ठीक है, और रिपन ने रिपील कर दिया, ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं। इनके टाइम पर ही फर्स्ट रेगुलर सेंसस भी आयोजित होने लगा 1881 से। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी इन्हीं के टाइम पर आया था, इसलिए फर्स्ट बोल रहा हूँ बिकॉज इसके बाद कई दफे फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो आती है। और इस एक्ट का एक प्रोविजन था कि 7 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, उनके उनको आप काम पे नहीं लगा सकते, ठीक है, चाइल्ड लेबर मानते हुए उनको प्रोहिबिट किया गया था 7 साल। जो कि आज चलते चलते अभी जो करंट प्रोविजन जो है आपको पता होना चाहिए, जो 14 ईयर और 18 ईयर से, अगर नॉन हेजार्डस यानी कि सामान्य परिस्थिति है तो 14 साल का बच्चा काम कर सकता है, और हेजार्डस परिस्थिति है तो आपका 18 ईयर्स का कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कुछ आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 23, 24 वो इन्हीं सब चीजों पे यानी चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर से ही जो है डील करता है। आगे देखिए तो जो इनके समय का इंपॉर्टेंट है कि ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए एक
रिजोल्यूशन लेके आए थे और इस रिजोल्यूशन से ही लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि जो आपका पंचायत होता है, ठीक है, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इनके टाइम पर एक एजुकेशन कमीशन भी आया था जिसको हंटर कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी कभी हंटर कमीशन का जिक्र होता है तो दो टाइम पर हंटर कमीशन है, एक तो 1882 में है और एक आपका 1919 में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक तो जलियांवाला बाग के बाद भी आया था, जलियांवाला बाग मैसेकर जो था उसके बाद, और एक आपका 1882 का एजुकेशन रिलेटेड है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों हंटर कमीशन जो है डिफरेंट है बट नाम सेम है। और इसी के दौरान जो है वो आपका इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुआ था जिसको कि व्हाइट रिवेलियन करते हैं। इल्बर्ट बिल के तहत क्या था कि उस समय एक ज्यूरी सिस्टम हुआ करती थी। ज्यूरी सिस्टम में क्या होता था कि किसी को भी जो है सजा वगैरह देती है तो जजेस का एक ग्रुप बनता था। उस ग्रुप में कई लोग बैठते थे, अलग अलग रीजन के लोग बैठते थे और वो सब लोग बैठ के तय करते थे कि किसी भी अपराधी को क्या सजा देना है। तो इल्बर्ट बिल के तहत प्रोविजन ये डाला गया कि अगर कोई यूरोपियन अपराधी है, ठीक है, तो उसको भी जो है यूरोपियन के साथ साथ नॉन यूरोपियन लोग मिलके उस ज्यूरी में शामिल होके उनको जो है उनकी जो भी दोष है या उसको जो सजा देना है वो डिसाइड कर सकते हैं। बट इसका विरोध किया जो है जो भी उस समय के यूरोपियन लोग थे, उनका कहना था कि अगर यूरोपियन अपराधी है तो उसके लिए जो भी ज्यूरी में बैठे के सभी यूरोपियन हों। इल्बर्ट बिल क्या कह रहा था कि यूरोपियन के साथ साथ नॉन यूरोपियन भी यूरी मेंबर हो सकते हैं अगर अपराधी यूरोपियन है तब भी। ठीक है, तो इस चीज का यहाँ उस समय काफी विरोध हुआ था, इसको व्हाइट रिवेलियन भी कहते हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी काफी चर्चा में रही थी। तो इस तरीके से जो है हमारा ये लेक्चर जो है वो यहीं पर फिनिश होता है। इसमें हमने देखा गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, देन वाइसराय को। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे डिफरेंट इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के शासनकाल में। इसके बाद अगले जो अगले जो वाइसराय हैं वो है लॉर्ड डफरिन, और इसके बाद का जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है या कोई सुझाव या सजेशन है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और साथ ही साथ इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स या जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।